Okay. So we have seen the chapter number 7, system of particles and rotational motion. So first we are in this chapter we will just uh, see that objects are extended object. Earlier so far हम लोग क्या देख रहे थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे. अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पिक्चर में आ जाएंगे. तो उनको मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉन्सेप्ट डेवलप किया हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का, है ना. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, है ना. उससे और हम लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन भी डिफाइन किया. व्हाट इज द ट्रांसलेशन मोशन? कि सारे पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट के अगर एक ही वेलोसिटी से चलते हैं किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर, तो that type of motion will be translation motion. Straight line motion of course will be the translational motion. All right. और सेंटर ऑफ मास हमने एक्सप्लेन किया था दो तरह से. सेंटर ऑफ मास in the extended bodies is that point at which applied force will produce purely translation motion without any turn, है ना. या फिर ये डेफिनेशन लिखी थी. और डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हमने पहला फार्मूला ये सीखा था, m1 x1 plus m2 x2 अपॉन टोटल मास. अगर मासेस इक्वल है तो मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास आता है. अदरवाइज कहां पर आता है मासेस अनइक्वल है तो किधर आता है सेंटर ऑफ मास? मासेस इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आता है ना. ठीक है. और शाश्वत, आर यू Yes, देयर? sir. Yes, sir. सेंटर ऑफ मास पे हमने एक दो तीन डेफिनेशन होती है. एक डेफिनेशन ने ये डिस्कस की थी, सेंटर ऑफ मास इन द एक्सटेंडेड बॉडी इज दैट पॉइंट at which applied force will produce the purely translation motion without any turn, है ना. जैसे अगर ये कोई रॉड है तो बीच में फोर्स, यूनिफॉर्म रॉड है, बीच में फोर्स में ट्रांसलेशन मोशन मीन सभी पॉइंट सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं. अगर तुमने इधर कहीं इधर कहीं फोर्स लगा दिया रॉड में तो ये टर्न होना शुरू हो जाएगी, वो ट्रांसलेशन Rotate मोशन नहीं होगा. होता. फिर रोटेट होने शुरू हो जाएगी तो वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा फिर, है ना. तो सेंटर ऑफ मास की एक डेफिनेशन ही है, दूसरी हमने टेक्स्ट बुक से लिखी थी. तो सेंटर मास निकालने के लिए फार्मूले हैं. दो पार्टिकल के लिए ये, एन पार्टिकल के लिए ये फार्मूला हो जाएगा m1 x1 plus m2 x2 एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास. इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं I2, ये दोनों ये 1 2 3 4 ये से, तो इनको I लिख दो. और I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेकर n तक जा रहा है. सबका सम करना है, बीच में प्लस है तो सम लगा देते, समेशन हो जाता है ना. ऐसे ही अगर बॉडी प्लेन में है तो दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे. अगर पॉइंट पार्टिकल्स स्कैटर्ड है स्पेस में तो z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, x y z तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, है ना. और न्यूमेरिकल किया था हमने पॉइंट मासेस का, एक क्वेश्चन ये किया था m1 x1 वाले फार्मूले से. फिर ये 3 पार्टिकल का था एनसीईआरटी बुक में, उसको डिस्कस किया था हम लोगों ने. फिर अगर सब वो यूनिफॉर्म बॉडीज है, जैसे ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था ना, ऐसे एल शेप फ्लैट बॉडी है ना 3 kg की, तो उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ईच पार्ट 1 kg का होगा और टोटल मास हमने उसका टोटल मास एक पॉइंट पे अज्यूम कर लिया, सेंटर में अज्यूम कर लिया. तो पॉइंट मास वाले फार्मूले से क्वेश्चन किया था. फिर से ये उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं सेंटर के. ठीक है. फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि ये टी शेप बॉडी है, पॉइंट पी पर अगर फोर्स लगाया गया तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालो तो पी हैज टू बी सेंटर ऑफ मास, तभी ट्रांसलेशन मोशन करेगी. फिर हमने ये रॉड का 1 L मीटर लेंथ का m ले लिया, ये 2 मीटर की है, उसको 2m लेके उसके सेंटर पर रख दिया. तो ये दो पार्टिकल का सिस्टम हो गया. सेंटर यहाँ नीचे वाले पॉइंट से निकलना है तो उसको ओरिजिन ले लिया. अभी y कोऑर्डिनेट्स आ गए तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा के हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, जो कि c से 4l/3 पर आएगा यहाँ कहीं पर. और बड़े हैवी पार्टिकल के पास सेंटर ऑफ मास रहता है, ये भी हमने सीखा था क्लास में. जैसे ये है, ये दो
फ्लैट बॉडीज हैं, एक ही शीट से काट के बनाएगी, एक सर्कुलर है और एक जो है स्क्वायर प्लेट है। सेंटर ऑफ मास किसके अंदर होगा? जो हैवी बॉडी है, ये वाली हैवी होगी, उसकी तरफ होगा, तो कांटेक्ट पॉइंट से थोड़ा अंदर की तरफ होगा, ये हैवी है। कितनी डिस्टेंस पर होगा वो भी निकाल सकते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इसके सेंटर से निकाल सकते हैं। m1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। तो मास पर यूनिट सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एज्यूम करना पड़ता है सिग्मा मास पर यूनिट एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मिल जाएगा, इससे यहाँ से ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। किसी ने सॉल्व किया क्या? तो इसका आंसर ये आता है, x इज इक्वल टू पाई a अपॉन पाई प्लस 4, इससे ये डिस्टेंस a/2 से ज्यादा है, यहाँ कहीं पे आएगा वो, दोनों के मिड पॉइंट से इस तरफ, सेंटर से इस तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज ये हैवी है। तो ये आंसर आता है इफ यू सॉल्व इट बाय यूजिंग द फार्मूला सेंटर ऑफ मास m1 x1 वाले फार्मूला से, ठीक है। फिर हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी सेंटर ऑफ मास का फार्मूला डिस्कस किया है, m1 r1 प्लस m2 r2, इसमें x y कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाते हैं, जैसे आई कैप जे कैप के टर्म में रहेगा। जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हमने किया तो ये 3.5 आई कैप आया, 4.5 जे कैप आया, तो ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमने अलग अलग सीखे थे पीछे। पोजीशन इसके सेंटर ये इसके पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में एक साथ आ जाता है वो। फिर हमने शिफ्ट के बारे में सीखा था, शिफ्ट का फार्मूला लगा के। फिर हमने सेंटर मास ऑफ रिजिड बॉडी की बात की थी। इट कैन बी assumed टू बी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल मास dm। तो जो ऊपर वाला टर्म था सिग्मा mi इंटू एक्स आई, उसको हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता, एक्स dm, है ना। dm will be the small part, dm is the mass of the particle, mi is integration of dm which will be total mass of the particle, total mass of the body। तो उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल टू नीचे टोटल मास, तो 1/m हो गया, जो कि इंटीग्रेशन से निकलना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm विल गिव m। और ये ऊपर x1 y1 था, x1 m1 x1 था, तो m1 x1 की जगह ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x dm। तो यही फार्मूला चेंज हो गया, जो m1 x1 है, तो x1 की जगह x आ गया, m1 की जगह dm आ गया, नीचे टोटल मास था वो एज इट इज रहा। तो एक क्वेश्चन मैं इसका करूंगा, आप करवाऊंगा अभी, ये रॉड वाला इसका क्वेश्चन कर रहे थे, फिर हमने बीच में रोक दिया था ना, तो देखते हैं अभी। फिर हमने ये भी सीखा था कट बॉडी या रेजिडुअल बॉडी। सपोज ये बॉडी है, इसमें से हमने होल कर दिया, पहले होल बॉडी जो सॉरी जो कंप्लीट बॉडी थी उसका सेंटर मास C1 पर था, पोजीशन वेक्टर R1 पर, उसके बाद हमने होल कर दिया जिसका सेंटर ऑफ मास R2 पर रहेगा, पोजीशन वेक्टर R2 पर रहेगा, और उसका मास जो है M2 रहेगा। कट करने के बाद न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी रीचिंग टू C, जिसका पोजीशन वेक्टर R रहेगा, ठीक है, तो R रहेगा। तो जो R की वैल्यू निकालनी है, R निकालना है, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड R। m1 is the mass of the complete body, r1 is the position vector of complete body, ये वाला, m2 is the mass of the cut part, r2 is the position vector of cut part, ये r is the position vector of residual body, जो बची हुई बॉडी है उसका, और
सी जो है उसका सेंटर ऑफ मास होगा, सी जो है सेंटर मास ऑफ रेजिडुअल बॉडी, तो वही निकालना है, आर निकालना है हमें। m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2, माइनस ने कट किया तो माइनस हो जाएगा, और सिंस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एक ही बॉडी है, वो एक ही में से ही कट किया गया है ना, मतलब वो जो जो मास होगा जिस जिस पार्ट का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया पे, यूनिफॉर्म बॉडी दोगे तो एरिया पे डिपेंड करता है, मास को हम एरिया से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ भी A1 will be the area of the full body, A2 will be the area of the cut part, है ना। तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ऐसे, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास एक जगह पे होंगे अगर जी चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिमेन सेम थ्रू आउट। तो सी इज द ओरिजिन, सी को ओरिजिन मान लिया, और R1 इसलिए उसकी जो x1 है, x इसका जो होल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है अपने ओरिजिनल सेंटर पे रहेगा, होल का जो है यहाँ पर है, इस ओरिजिन से कितना r/2 तक x2, तो ये टर्म तो पूरा 0 ही हो गया। जब सॉल्व किया तो r/6 आया, तो डिस्टेंस पूछा, इट विल बी r/6 फ्रॉम द सेंटर अपोजिट टू द कट पार्ट, इधर कट किया तो इधर, अरे इधर से कट किया तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस पूछा है, माइनस में नहीं लिखते क्योंकि किसने किधर से कट किया वो पता नहीं है ना। यहां तक हो गया था। नाउ एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला, प्रूव दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू particle system is at distances which are in inverse ratio of masses। तो देखो ये कैसे प्रूव करेंगे, सपोज ये ओरिजिन है और ये मास m1 है x1, 0 पर, और दूसरा मास जो है m2 है जो कि ओरिजिन से -x2 पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स इतने हैं, और सेंटर मास ओरिजिन पे, तुमने जो सेंटर ऑफ मास है ना वहां पे ओरिजिन लिया, और पहले पार्टिकल की डिस्टेंस वहां से x1 है, दूसरे पार्टिकल से x2 है ना, कुछ ना कुछ दो पार्टिकल सिस्टम है, देखो m1 m2 है ना, कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ मास। सपोज यहाँ पे आ गया, यहीं पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, ओरिजिन ले लो, ये डिस्टेंस को x1 दे दो, ये डिस्टेंस को x2 दे दो, ठीक है, इस तरह से। तो कंसीडर टू masses m1 and m2 such that their center of mass is at origin as shown। तो x, ये जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होता है x, वो 0 हो जाएगा, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ही ओरिजिन पर है तो वो 0 हो गया। तो ये फार्मूला m1 x1, इसका इधर है ना, इसलिए -x2 ले लिया, पोजीशन जो है ओरिजिन के लेफ्ट में, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं वैसे भी, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा इधर जाके, तो ये बचेगा। तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, यहाँ से x1 by x2 इज इक्वल टू m2 बाई इनवर्स रेशो, यहाँ पे x1 है तो इधर m2 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, इसको इनवर्स बोलते हैं। तो ये रिलेशन भी कभी कभी बुक्स में यूज करते हैं इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो ये रिलेशन से निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम ये जाएगी m1 जो है, हमें जो कट पार्ट है ना उसका m1 पहले निकालना पड़ेगा पर यूनिट एरिया से, तब हम यूज कर सकते हैं। m1 विल बी द मास ऑफ वन बॉडी, m2 विल बी द मास ऑफ अदर बॉडी, है ना। तो हमने होल बॉडी का मास, यहाँ पे होल बॉडी का मास लिखना पड़ता है a1, पर यहाँ इस फार्मूले में कट पार्ट का मास लिखना पड़ता है। तो हम सोचेंगे सेंटर मास यहाँ पर है, इस ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, इसको हम कुछ p ले लेंगे, ये डिस्टेंस पता है, ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन m1 पहले निकालना पड़ेगा। तो इससे भी सॉल्व करते हैं, तो बेटर यू यूज दिस मेथड, जो हमने ये सीखा है, दिस इज द बेटर मेथड, हमें फिर कट पार्ट का मास निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, एरिया निकालने की,
निकाल सकते हैं, टोटल एरिया में से ये माइनस कर दो तो वो यहाँ पर A1 हो जाएगा, A1x1 A2x2। तो इसलिए तो ये हम लोग यूज नहीं कर रहे, यही बेटर मेथड है। यहाँ तक हो गया है ना, कोई डाउट है अभी? बोलो एनी डाउट इन दिस? आगे पढ़ने से पहले लेट अस डू दिस क्वेश्चन। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड, थिन रॉड है, ये रॉड है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? इट इज मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, सॉरी लीनियर है ना, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। तो ये रॉड है, सपोज हमने छोटी सी लेंथ ले ली dx, उसका dm, मास उसका dm है। तो कंसीडर स्मॉल लेंथ dx having the mass dm, then lambda, mass per unit length, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास डिवाइड बाय लेंथ। तो ये फार्मूला बन गया लैम्डा का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर आ जाएगा, तो dm विल बी लैम्डा इनटू dx। dm हमें लिखना पड़े, इंटीग्रेशन में dm लिखना पड़ता नहीं है, तो dm जो है हम इससे निकाल लेंगे। यहाँ भी देखो dm है, ये dm निकालेंगे तभी टोटल मास मिलेगा, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल मास मिल जाएगा। ये लर्न कर लो। सॉरी, ये थोड़ा सा डार्क हो गया, ये सही है। dm इज लैम्डा dx। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ये सिंबल चेंज भी हो सकते हैं, इसको कुछ सिग्मा लिख सकता है, ऐसा सिग्मा लिख सकते हैं, यहाँ कुछ और रो लिख सकते हैं, ये चेंज करते रहते हो, बट मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल लैम्डा रहेगा। कैसे अप्लाई करते देखो, इसमें देखो अप्लाई करते, इसी को ले लो, इस डायग्राम को यही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? एल, ये वाला 0 पर होगा ये एंड, दूसरा एल पर होगा ना। मास कितना है? मास तो कैंसिल ही हो जाएगा बाद में। इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू cx स्क्वायर, ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है इस तरफ जाने से। x डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से रहेगा, ये x डिस्टेंस रहेगा, where c is constant and x is the distance from one end of the rod. If L is the length of the rod, then find distance of center of mass of the rod from one end. देखो फार्मूला क्या है इसका, पहले हमें dm निकालना पड़ता है, फार्मूला हम बाद में लिखते हैं ना, नहीं पहले x dm निकालना पड़ेगा। फार्मूला चलो लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू x dm अपॉन dm। तो हम पहले x dm निकाल लेते हैं, ऐसे कैंसिल नहीं कर देना dm, इंटीग्रेशन के अंदर कैंसिल नहीं होते, कांस्टेंट कैंसिल हो सकते हैं लेकिन डीएम कांस्टेंट नहीं है ना, ये सी कांस्टेंट है, सी कैंसिल हो सकता है, एक्स भी कैंसिल नहीं होते, तो एक्स डीएम पहले निकाल लेते हैं। डीएम क्या होता है? सिंस डीएम इज, अभी हमने ऊपर सीखा लैम्डा इनटू डीएक्स, तो डीएम इज लैम्डा इनटू डीएक्स। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से एल तक करना है। रॉड जो है, ये जो डीएक्स है, ये वाला छोटा सा पार्ट यहाँ तक आ सकता है 0 तक, और कहां तक जा सकता है? एल तक जा सकता है। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एल। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, लैम्डा ऊपर दिया cx स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर निकाल लो c, ये एक्स क्यू डी एक्स हो जाएगा 0 से l। इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो?
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, L4 x4 आएगा, लिमिट बाद में लगेगी, एक पावर बढ़ जाती वही नीचे भी आ जाती, n+1 h⁻n+1 अपॉन n+1, तो n कितना है 3 है, 3+1 4 हो गया, नीचे भी 3+1 4 हो गया। लिमिट 0 to L, लिमिट कैसे लगाते हैं, x को रिप्लेस करते, कांस्टेंट अपनी जगह रहेंगे, c इंटू L⁴ ये हो गया पहले x dm की वैल्यू। नाउ dm की वैल्यू भी निकालनी है, dm जो है 0 से L, dm कितना है लैम्डा इंटू dx, dm लैम्डा इंटू dx है कि नहीं, अभी सीखा हमने। अरे देर तुम लोग हो लाइन पर, लैम्डा की वैल्यू Yes, पुट कर sir. दो, यस सर। लैम्डा है c(x²), ओके, तो c को बाहर निकालो, अभी x² है, x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट 0 to L, तो ये हो जाएगा x, अपर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट तो 0 है तो -0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर अभी फार्मूला लगाओ, सिंस x इज इक्वल टू x dm अपॉन dm, x dm की वैल्यू हमने ये निकाली है, c इंटीग्रेशन हट चुका है अभी, CL³/4, नहीं CL4 है ऊपर, नीचे क्यूब है, CL³/3, इसको सॉल्व करेंगे 3L/4 आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी बुक में, केवल यही दिया बस, ये फार्मूला दिया बस, ये वाला, बट एटलीस्ट हमने फार्मूले का यूज करके देख लिया कि कैसे यूज करते हैं, तो जनरली वो अवॉइड करते हैं, ये इंटीग्रेशन वाले तुम्हारे कंपटीशन में ही काम आएगा बस, नॉट इन सीबीएसई। ऑलराइट, यस सर। क्योंकि हैवी इधर है ना, देखो ये हैवी इधर है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, मिड पॉइंट से थोड़ा इधर आ गया, देखो यूनिफॉर्म रॉड होगी तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा, L/2 आ जाएगा, यूनिफॉर्म रॉड के लिए तुम निकाल के देखो ऐसी मेथड से, L/2 आंसर आएगा। अब तुम बोलोगे यूनिफॉर्म रॉड में लैम्डा क्या लेंगे, तो यूनिफॉर्म रॉड में लैम्डा m/L लिया जाता है, मास पर न्यूटन। यूनिफॉर्म में तुम्हें ऑफ कोर्स बोल दिया जाएगा यूनिफॉर्म, तो लैम्डा विल बी, तुम अपने आप लिखोगे लैम्डा विल बी मास पर यूनिट लेंथ, तो m इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L आ जाएगा, टोटल मास। ठीक है, ऐसे अगर फ्लैट बॉडी होती है तो उसमें सिग्मा लिया जाता है, सिग्मा एरिया डेंसिटी बोलते हैं, मास पर यूनिट एरिया, यहाँ पे डीएम कितना आएगा, सिग्मा इंटू डी आ जाता है, डी एक छोटा सा नैरो स्ट्रिप ले लेते हैं, उसका एरिया होता है डी, और डीएम उसका मास होता है, तो टोटल मास जो है सिग्मा से आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी से। जैसे ये पैराबोलिक शेप का कोई प्लेट है ऐसा, तो उसका निकाल सकते हैं, बट अभी हम लोग नहीं कर रहे बिकॉज पहला वाला ही तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर किसी और दिन बता दूंगा ये, नॉट नाउ। इसका भी 3/4 आता है आंसर, थ्री बाई फोर ए आता है, ए इसके इस एंड के कोऑर्डिनेट होंगे, ओरिजिन यहाँ पर, तो इसमें फार्मूला वही रहेगा एक्स डी एम, बट डीएम जो है सिग्मा इंटू डी होता है, डी विल बी द एरिया ऑफ द नैरो स्ट्रिप, तो ये छोड़ दो अभी, बाद में किसी दिन करा दूंगा, ये हो चुका था, ये हो गया था। नाउ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना,
तो जैसे वो पार्टिकल का मोशन सीखा था, यहाँ पे एक्सटेंडेड बॉडी का एक्सटेंडेड एन पार्टिकल मतलब जनरली एक्सटेंडेड बॉडी है ना। सपोज कोई रॉड है या डिस्क है, तो उसमें एन पार्टिकल्स होते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं पार्टिकल। यू कैन हैव डिफरेंट पार्टिकल आल्सो, तो बोथ आर देयर इन दिस इंक्लूडेड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अलग अलग पार्टिकल कैसे, सपोज एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, उनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में जा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये है, देखो ये कोई प्रोजेक्टाइल था, बीच में एक्सप्लोड हो गया, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्ट उसका इधर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास बीच में जा रहा है, ऐसा। तो उसकी वेलोसिटी जो है निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, we know for n particle system center of mass is given by this formula, अभी हमने रिवाइज किया था, m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn। ठीक है, नीचे टोटल मास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको m को इधर ले आए, ये आ गया। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन चेंज होगी, सेंटर मास की पोजीशन चेंज होगी तो उसके रेट ऑफ चेंज को हम v लिखेंगे। ये इंडिविजुअल पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो उसको हम v1 लिखेंगे, है ना। तो ये dr1 by dt, dr2 by dt, तो dr by dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये v विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, ये v1 पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, v2 दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, v द वेलोसिटी ऑफ COM, v1 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड सो ऑन। क्या रिलेशन बन गया अपना? ये रिलेशन बन गया, देखो। मतलब r की जगह v आ जाएगा इसमें, और कुछ नया नहीं है, r हट के v आ गया। यहाँ पर x, यहाँ पर कैपिटल R की जगह v, स्मॉल r की जगह v1 v2 लाइक दिस। ठीक है, कुछ नया नहीं है। इन प्लेस ऑफ r we will replace v। ठीक है, ये v1 v2 है, वेलोसिटीज है, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो v की जगह a लिख दो। कुछ इसमें रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो v की जगह a लिख देंगे बस। ठीक है, यहाँ पर m1 a1, तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दो फार्मूले के दो न्यूमेरिकल करके फिर हम रोटेशनल मोशन पे चलेंगे फिर। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ऑलरेडी दो पार्टिकल के तो हम कर ही चुके हैं। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m1 kg are moving in opposite direction with the speed of 2 meter per second. Find the velocity of center of mass. एक यहाँ पर है m1 1 kg का है, ये v1 से है, ये भी m 1 kg का है, ये v2 से है। m1 कितना है?
दोनों इक्वल है। ठीक है, बोलो आंसर क्या आ रहा है। क्विक आंसर दो। Come on, don't take that much time. 0 सॉरी, कितना? 0 0 कैसे? सर एक वी अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल कर देगा वो वेलोसिटी। माइनस एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा ना, v2 को हाँ। माइनस लेना। तो v वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 v1 माइनस प्लस रहेगा ऊपर 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0 हो जाएगा। मिड पॉइंट पे रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास, और रुका रहेगा वो। उसका जो है वेलोसिटी जो है vcm जो है वहीं पे रहेगा। दोनों इक्वल मासेस ने इक्वल स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी मूविंग। सर एक्चुअल में उस क्या होता है? सेंटर ऑफ मास से दोनों दूर भी तो जा सकते हैं इस हाँ, दूर सिचुएशन भी में। जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, है ना। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था, दो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो उसमें भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ जाती है, क्योंकि क्या आगे कैलकुलेट करेंगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्चुअली इंटरनल फोर्सेस है, वो कैलकुलेट करने से निकाल सकते हैं कि दो बॉडी को छोड़ दो स्पेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहता है। हैवी पार्टिकल थोड़ा स्लो आता है ना, जैसे, और लाइट पार्टिकल फास्ट आता है, तो प्रोडक्ट m1 v1 माइनस m2 v2 दोनों इक्वल आ जाते हैं, मैग्नीट्यूड में कैंसिल हो जाते हैं। तो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अपोजिट भी जा सकते हैं। इसका बताओ फिर। Two particles each of mass 1 kg are moving with the acceleration 2 meter per second in mutually perpendicular direction. Find the acceleration of center of mass. पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर डायरेक्शन निकाल सकते हैं, या ओनली मैग्नीट्यूड ही बता दो। कैसे करेंगे इसको? Yes, Arjun, can you tell me? संस्कृति, शाश्वत, आर यू देयर? तुम लोग ऑनलाइन पर? यस सर। हाँ सर। बोलो। सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हम निकाल सकते हैं। वेक्टर बनाना Actually, पड़ेगा ना, हाँ तो इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। एक इधर ले लो, m1 को v1 2i कैप ले लो, है ना, और ये m2 को ऊपर ले लो, तो ये v2 जो होगा 2j कैप हो जाएगा, वेक्टर बन जाएगा ना। सॉरी, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का सिंबल लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा, है ना। मेथड वही रहेगा। तो ए विल बी इक्वल टू
M1 A1 plus M2 A2 तो A will be 1 ही है, 1 into 2 I cap plus 1 into 2 J cap upon 2 तो 1 by 2 2 तो कॉमन ही हो गया है ना, कैंसिल ही हो गया। क्या बचा I cap plus J cap √2 मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा √2 डायरेक्शन ऐसे कुछ 45 डिग्री एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर आ जाएगा दोनों। अगर अनइक्वल हो तो सपोज एक को मैं दे देता 2 से एक को 3, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 और नीचे 2 तो ये तो कांस्टेंट है, इसको अलग कर लो, इसका अलग से मॉड निकाल लेते, जो भी आएगा यहाँ पे उसका अलग से मॉड निकाल लो, कांस्टेंट वाले को नीचे छोड़ दो, उसका मॉड तो कांस्टेंट का मॉड कांस्टेंट ही होता है, जो भी वेक्टर आएगा उसका मॉड निकालना तो आता ही है ना हमें। ऐसा बोलते ऐसा आता कुछ 1/3 2 का प्लस 3 j का इसका मॉड, केवल इसका मॉड निकाल के पुट कर देते ऐसा 1/3 तो अपनी जगह रहेगा, इसका मॉड कितना आ जाएगा 4 + 9 √13/3। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे इक्वल मिले, ये हमेशा कुछ भी मिल सकता है। तो वेक्टर का जो वेक्टर पार्ट है उसका मॉड निकाल देंगे, कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे, एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ, चलो करते नहीं हम लोग, केवल मैं सिचुएशन पूछ रहा हूँ, तुम बताओ। ये ऐसा है, ये सपोज ये मास सिंप्लिसिटी के लिए 1 kg ले लेते हैं, कुछ ले लो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो अभी वो भी आगे जो एक्सलेशन इसका A1 कितना होगा, जी स्मूथ सरफेस है, जी sin θ1 ले लो इधर से, ये θ2 ले लो, ये हो जाएगा A2 विल बी जी sin θ2। तो बाकी आगे कैसे, अभी A1 भी मिल गया, A2 भी मिल गया, तो बाकी कैसे करेंगे फिर हम? अभी I कैप J कैप बनाना बहुत मुश्किल काम है, फिर कैसे करेंगे बोलो? ध्यान से देखो कि ये एंगल जो है ना 90 डिग्री है, तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे जाते हैं तो उनका वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे होता है, √A² + B²। उसके से वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग, है ना, वेक्टर में वैल्यू लिख देंगे, वेक्टर ही हमें, हम उसमें ऐसे मॉड लगा के लिखेंगे, तो जो वेक्टर मिलेंगे हमें मास के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 kg 2 kg जो भी है, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा 3 इंटू जी साइन थीटा, कुछ मिल जाएगा जी साइन θ1 प्लस मास जो भी कुछ भी है इसका 4, सपोज मास इसका 4 है, इंटू जी साइन θ2। तो ये एक इसका जो है डायरेक्शन अलग अलग लिख लेंगे, यहाँ पर सीधे जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम अंडर रूट ऐसे लिखेंगे, सीधे अंडर रूट ऑफ ये वाला स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्क्वायर, ये A² हो जाएगा, ये B² हो जाएगा, दो वेक्टर 90 डिग्री पे। तो हमें ध्यान से देखना पड़ता है, I कैप J कैप से नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या वो 90 डिग्री पे है? यस, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं ऐसे पूछूं, एटवुड मशीन पढ़ी थी हमने, M1 ये है और